हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 9 सितंबर 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, हम अपने वीडियो की शुरुआत सबसे पहले अपने डाटा पॉइंट से करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के डाटा पॉइंट में क्या विशेष है। दोस्तों, आज की जो डाटा पॉइंट में डिस्कशन किया हुआ है वो जॉब्स को लेकर किया हुआ है। आपको पता है कि अभी जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, पेंडेमिक के दौर में काफ़ी जो लॉकडाउन हुआ था, इस वजह से जो बिजनेस शट डाउन हुए थे, उसी वजह से जो जॉब्स हैं उनका काफ़ी लॉस हुआ था। तो उसी लॉस को लेकर यहाँ पे बात की गई है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो अगस्त में भारत में 8.3% का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, जबकि जो जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था वो 7% के समथिंग था। तो इस प्रकार से अगर आप अगस्त में देखेंगे तो इसमें 1.3% का इंक्रीमेंट होकर ये 8.3% पे चला गया है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो उनका काफ़ी लॉस हुआ है। इसी वजह से यह जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हुआ है। इसके दो कारण इसमें बताए गए हैं। पहला कारण तो इसमें ये बताया गया है कि जो फार्म सेक्टर है, उस फार्म सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सारे जॉब्स हैं उनका लॉस हुआ है। दूसरा कारण इसमें ये बताया गया है कि जो फार्म में जो जॉब्स होती हैं उनका जब लॉस होता है तो जो फार्म वाले जो लेबर होते हैं वो उस काम से फ्री हो जाते हैं, और वो जो अन्य बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर के द्वारा उन्हें हायर किया जाता है, तो उधर उनको जॉब्स मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें वहाँ पर भी जॉब्स नहीं मिल पाए हैं, और इस प्रकार से वो फार्म जॉब्स अपनी लॉस करके और दूसरी नई जॉब मिलने के कारण से बेरोजगारी का जो ये लेवल है वो बढ़ गया है। तो उसी के बारे में जो डाटा है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि जो टोटल जॉब्स का जो लॉस हुआ है वो 1.9 मिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में 7.6 मिलियन का लॉस हुआ है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है उसमें 0.9 मिलियन का लॉस हुआ है जॉब्स का। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी इसी प्रकार से 0.5 मिलियन का लॉस हुआ है। लेकिन आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में यहाँ पे जो गेन हुआ है वो 8.5 मिलियन का यहाँ पर सर्विस सेक्टर में गेन हुआ है। तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल आप देखेंगे तो इसमें लॉस आपको देखने को मिलेगा। और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो 4.5 मिलियन जो है वहाँ पे अपनी गेन हुआ है। 4.7% नॉन प्रोफेशनल जो लेबर है उनमें गेन हुआ है। इसके अलावा जो अदर्स हैं उसमें 0.7 मिलियन जॉब्स का जो लॉस हुआ है। इसी के साथ में जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप आता है, उस ऑक्यूपेशनल ग्रुप में बिजनेस में 4 मिलियन जॉब्स का गेन हुआ है। इसके साथ ही जो सैलरीड हैं उसमें भी 0.7 मिलियन का गेन हुआ है, और साथ ही ट्रेडर्स और लेबरर्स हैं उनमें भी 2.1 मिलियन जो जॉब्स हैं उनका गेन हुआ है। इसके साथ में ही यहाँ पर जो टोटल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 8.7 मिलियन का जो फार्मर्स हैं, जो फार्म लेबर्स हैं, उसमें लॉस हुआ है। तो इस प्रकार से जो ओवरऑल लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और फार्म लेबर्स में जो अभी जॉब्स का लॉस हुआ है उसकी जो भरपाई है वो अदर जॉब्स के द्वारा नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में जो जॉब्स हैं वो उसी स्थिति में अभी बने हुए हैं, और लॉस के जो लेवल है वो काफ़ी ये हमको देखने को मिल रहा है। और इसी प्रकार से जो पुअर और अनऑक्यूपेशनल जो क्वालिटी है वो एम्प्लॉयमेंट की वो जनरेट हो रही है, क्योंकि जो अगर सेल्फ बिजनेस भी अगर किसी पर्सन ने स्टार्ट किया है अपनी जॉब छोड़ के, अच्छी जॉब छोड़ के, तो वो इस प्रकार का उसने जॉब स्टार्ट नहीं किया है जो कि उसे सस्टेनेबिलिटी या स्टेबिलिटी उसे प्रोवाइड कर पाए। ऐसी स्थिति में जो काफ़ी लो लेवल का बिजनेस है वो उनको स्टार्ट करने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। ऐसी स्थिति अभी देखने को मिल रही है। तो इस डाटा पॉइंट में यही डिस्कशन किया गया है कि जो जॉब्स हैं उनका जो लॉस है वो काफ़ी बढ़ गया है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पहले जो लेबर शिफ्ट करते थे, जो शिफ्टिंग का दौर चलता था ऑक्यूपेशनल ग्रुप में, और जो 6 महीने वो एक काम करते थे, 6 महीने वो दूसरा काम करते थे, ऐसी स्थिति पहले चलती थी। तो हर साल भर इन लेबर्स के पास में काम रहता था, लेकिन अभी इन लेबर्स के पास में
एक तरफ जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काम नहीं है, तो दूसरी तरफ जो अदर सेक्टर्स हैं उनमें भी इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट गेन नहीं हो पाया है। तो इसी डिस्कशन को इस आज के डाटा पॉइंट में किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी काफ़ी सारे स्टेट्स ने जो स्कूल्स हैं उनको रीओपन करने का डिसीजन लिया है, और ये स्टेट्स के द्वारा ये डिसीजन लेने से जो स्कूल हैं और जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो कोविड-19 का कम्युनिटी स्प्रेड होने का जो खतरा है वो भी अभी काफ़ी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में अगर जो कोविड-19 की गाइडलाइंस हैं और जो इसमें उनको जो फॉलो करने का जो स्टेप है वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिया गया, तो निश्चय ही ये एक प्रॉब्लमेटिक बात हमारे लिए हो सकती है, सोसाइटी के लिए हो सकती है। काफ़ी स्टेट्स ने क्लासेस और इनको ओपन करने की बात की गई है, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम और कंसर्न का विषय बन गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि काफ़ी पिछले 1 से 1.5 साल से जो ये स्कूल्स हैं वो क्लोज है, इसी वजह से स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से बचे हुए थे। अगर अभी स्कूल ओपन कर दिए गए और अगर नेग्लिजेंसी अगर वहाँ पर बरती गई या सावधानी अगर वहाँ पर बरती गई, तो ऐसी स्थिति में जो कोविड-19 का जो कम्युनिटी स्प्रेड है वो स्टूडेंट से शुरू होकर टीचर तक जाने की जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और ऐसी स्थिति में वापस से पेंडेमिक का दौर शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर जो है वो कुछ सजेशन दिए गए हैं और कुछ स्थिति को यहाँ पर उजागर किया गया है। जैसे कि केरला है, वहाँ पर 25,000 केसेज हैं वो पर डे आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पर जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग का लेवल भी वहाँ पर अच्छा है। तमिलनाडु है, वहाँ पर भी पोस्ट ओपनिंग के बाद में 36-30 स्टूडेंट हैं वहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं, और टेस्टिंग जो है वो वहाँ पर की जा रही है, और कांटेक्ट के बेसिस पे भी वहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। तो ऐसी जो प्रोसेस है वो वहाँ पर सभी स्कूलों में, सभी स्टेट्स को यहाँ पर चलाना होगा। और स्कूल्स जो हैं वो अल्टीमेटली हमें ओपन करने ही हैं, क्योंकि जो क्लासरूम स्कूलिंग है उसे हमें प्रोवाइड कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरीके का स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश में अगर ऑनलाइन अगर एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ 8% जो स्टूडेंट हैं वो रूरल एरिया में इस प्रकार से ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस ले पा रहे हैं, और 37% तो अभी पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई उन्होंने छोड़ चुके हैं, पढ़ाई अभी उनकी जारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो क्लासरूम कोचिंग है, सॉरी क्लासरूम जो स्कूलिंग है उसकी आवश्यकता बहुत ही बढ़ गई है। और जो स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी है स्टूडेंट्स में, वो आप देखेंगे रूरल एरिया में ही 31% है। तो सॉरी अर्बन एरिया में ही 31% है, और रूरल एरिया में तो इसकी आधी है, लगभग 15% रूरल एरिया में अवेलेबिलिटी है। तो ऐसी स्थिति में जो रेगुलर क्लासेस हैं, जो क्लासरूम स्कूलिंग है, उसकी नीड बहुत ही ज़्यादा है। तो स्कूल खोलना तो हाँ सभी स्टेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज अभी जो स्कूल खोले गए हैं वो हायर क्लास के लिए खोले गए हैं। 9 से 12 तक के जो स्कूल्स हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के, उन्हें ओपन किया गया है। अभी जो छोटे बच्चों की स्कूल है उन्हें ओपन नहीं किया गया है। तो इन स्कूल्स में जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को फॉलो किया जाना चाहिए, और जो वैक्सीनेशन है वैक्सीनेशन को प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। और जो 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन देने की अभी बात की जा रही थी, उसे स्टार्ट किया जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। टीचर्स को कई बार हमने ये डिस्कशन किया गया है कि टीचर्स को जो वैक्सीनेशन है वो सेपरेट तरीके से किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके का कोई इनिशिएटिव मेजर स्टेट्स के द्वारा नहीं किया गया है। कुछ स्टेट्स के द्वारा इस तरीके का स्टेप लिया गया है, लेकिन वो उसका भी कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में जो अगर कोविड-19 की गाइडलाइन को अगर फॉलो नहीं किया गया है, तो ये स्कूल का रीओपनिंग हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। और यूरोपियन टीचर एडवाइजरी ग्रुप ने भी इसी प्रकार की सलाह दी है कि जो कोविड-19 का ये पेंडेमिक का दौर है वो दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए जो क्लासेस का जो साइज है वो हमें छोटा कर देना चाहिए, स्मॉल क्लासेस का साइज रखना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स हैं और जो उनकी बेंच हैं वो उनमें स्पेस है जो वाइडर कर देना चाहिए, उसमें दूरी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी जो फॉलो यहाँ पर हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो ब्रेक्स हैं वो उन ब्रेक्स का नंबर भी बढ़ा देना चाहिए और छोटी क्लास को यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ सुझाव हैं, उन्हें फॉलो करके हम इन क्लासेस को जो है प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स में ने भी यही सुझाव दिया है कि जो 6 से 14 तक के जो ग्रुप हैं उन्हें इन क्लासेस में टारगेट किया जाना चाहिए और उन्हें प्रॉपर तरीके से कोविड 19 की जो गाइडलाइन है उसके लिए फॉलो करना चाहिए। और फॉलो करने के साथ साथ ही उन्हें ये बताना चाहिए कि इस तरीके का ये जो फॉलो वो करवा रहे हैं कोविड 19 की गाइडलाइन, वो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसी प्रकार से जो रिस्क बेस्ड अभी जो स्कूल की ओपनिंग किए गए हैं उसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए सभी स्कूल्स को भी ये चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो कोविड 19 की जो गाइडलाइन है उसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करे और स्टूडेंट्स को भी इसके प्रति जो है वो जागरूक किया जाए। तो इसी प्रकार का जो सजेशन है वो इस आर्टिकल में दिया गया है और कंसर्न है जो यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें कम्युनिटी लेवल का जो स्प्रेड है वो होने की संभावना स्कूलों के कारण बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों हाल ही में जो केरला हाई कोर्ट है उन्होंने एक डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो दो डोज के बीच में वैक्सीनेशन के बीच में कोविड 19 के वैक्सीनेशन के बीच में जो उन्होंने गैप दिया है वो गैप 12 to 16 वीक्स का अभी अप्रूव्ड गैप जो है सेंटर की तरफ से चल रहा है। ये गैप को कम करके जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। दरअसल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो रिलैक्सेशन है वो विदेश जाने वाले जो स्टूडेंट्स थे और कई जो बिजनेसमैन थे उन्हें विदेश जाना था, तो उनके लिए ये जो टाइम पीरियड था उसे कम करके डिडक्ट करके 28 डेज का कर दिया था। तो 28 डेज के बाद में वो फर्स्ट डोज लेने के बाद में 28 डेज होने पर सेकेंड डोज वो ले सकते थे। बाकी जो जनरल जो प्रोसीजर है उसमें 12 to 16 वीक का इसमें गैप है वो मैंडेटरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है। तो इसी को लेकर जो केरला हाई कोर्ट है उन्होंने ये डायरेक्शन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कुछ जो केसेस हैं उनमें आप जब इस प्रकार का जो रिलैक्सेशन है वो दे सकते हैं, तो अन्य जो सेक्शन है जो पहले ही डोज लेना चाहते हैं उन्हें भी रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए और 84 डेज का जो गैप है वो गैप कम करके 28 डेज का उनको अलाउ किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये डायरेक्शन जो है वो केंद्र सरकार को हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। बेसिकली इसमें जो पेटिशनर हैं वो दो प्राइवेट कंपनीज हैं जिन कंपनीज के द्वारा कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो अपने एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स के लिए परचेज की गई है। उस वैक्सीन को ये 12 वीक का रूल फॉलो ना करके ये 4 वीक में ही उसे एडमिनिस्टर करना चाहते हैं और 4 वीक में वैक्सीनेशन लगाकर 28 दिन का जो साइकिल जो पहले चलता था और अभी जो रिलैक्सेशन में इसमें ये साइकिल चलाया है उस साइकिल के अकॉर्डिंग ही वो वैक्सीनेशन का सेकंड डोज लेना चाहते हैं और अर्ली प्रोटेक्शन का जो प्रोसेस है उसे शुरू करना चाहते हैं 28 दिन में ही ये डोज लेकर। तो इसके लिए ये हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि कई जो ग्रुप हैं उनको आपने इस प्रकार का रिलैक्सेशन दिया है, तो खुद जो परचेज करके वैक्सीनेशन लगवाना चाहते हैं अपने बिहाफ पे वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं उन्हें आप इस प्रकार का रिलैक्सेशन प्रदान करें। और गवर्नमेंट जो सेक्टर है जो फ्री जो वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है उस सेक्टर में आप भले ही अपने जो रूल्स हैं वो 84 डेज का उसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर लोग स्वयं परचेज कर कर इस प्रोटेक्शन को लेना चाहते हैं और बेटर प्रोटेक्शन परचेज करना चाहते हैं, अर्ली प्रोटेक्शन परचेज करना चाहते हैं, उन्हें आप इस प्रकार का रिलैक्सेशन प्रदान करें और इस प्रकार का रूल बनाएं कि 84 डेज ही कंपलसरी नहीं है। आपको बता दें कि जो 84 डेज का जो सरकार ने ये जो गैप लिया है उस गैप को इसीलिए 28 दिन से इतना बढ़ाया गया है क्योंकि एक तो इसका पहला कारण ये है कि जो साइंटिफिक इसमें बात निकल के आई थी उसमें ये कहा गया था कि जो 84 डेज में 12 to 16 वीक्स में जो एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो जाता है, उसके बाद में जो बॉडी है वो सेकंड डोज लेने के लिए रेडी रहती है। दूसरा जो इसमें कारण ये था कि जो 84 डेज में फर्स्ट डोज की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी सारे
बहुत एक लंबे गैप के लिए अवेलेबल रहेगी। तो इसीलिए 84 डेज का जो गैप है वो लेकर चला गया था। इसीलिए ये जो गैप है वो इतना बढ़ाया गया है ताकि जो फर्स्ट डोज है सेकंड डोज के बीच में गैप रहेगा। तो फर्स्ट डोज जो लेने वाले जो लोग हैं, चूंकि हमारे देश की जो आबादी है वो बहुत ही लंबी है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए फर्स्ट डोज है वो मैक्सिमम लोगों को लग पाएगी। और सेकंड डोज जो है उसके लिए एक प्रॉपर वेट रहेगा, तो ऐसे इतने समय में सेकंड डोज का जो अरेंजमेंट है वो किया जा सकेगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर बात की गई है और हाई कोर्ट ने जो रूलिंग है वो अपनी इस डायरेक्शन में दी है। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट के इस डिसीजन में जो सरकार ने है वो सरकार ने यही जवाब दिया है कि जो फर्स्ट डोज के बाद में सेकंड डोज है वो उसको 28 दिन में दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो डोज की अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। अगर इसी तरीके से परचेज करने वाले लोगों को अगर हम इस प्रकार की अगर छूट अगर दे देंगे तो सभी लोग परचेज कर कर वो वैक्सीन को लगा लेंगे। और परचेज करने के लिए भी अभी वैक्सीन इतनी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में उसे परचेज करने पर भी अवेलेबल किया जा सके। तो इसी के संदर्भ में जो हाई कोर्ट है उसने ये रूलिंग दी है और कहा है कि गवर्नमेंट को जो अपने नॉर्म्स हैं उन्हें रिव्यू करना चाहिए, और रिव्यू करने के बाद में शॉर्टर जो गैप है उसे कंसीडर करना चाहिए, और वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है वो जियोग्राफिकली बढ़ानी चाहिए, और वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से अवेलेबल करा के सभी को वैक्सीनेशन का जो फ़ायदा है वो पहुंचाना चाहिए। तो इसी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में वही पुराने जो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात की गई है और ग्रीन एनर्जी को अभी अमल में लाने की बात की गई है, और ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो जीरो कार्बन का फ्यूचर है वो हमें अभी डिसाइड करना चाहिए। और जो वर्ल्ड इकोनॉमी इस तरफ जा रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी इस तरीके का प्रोसेस डेवलप करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि जो जीरो एमिशन है कार्बन का, उसे कार्बन का जीरो एमिशन अचीव किया जाए और इस धरती को जो डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सकता है। तो इसी स्थिति को अचीव करने के लिए जो काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो वहाँ पर ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, और काफ़ी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी इस और ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से ज़ीरो एमिशन को अचीव किया जाए। आपको बता दें कि जो धरती पर जो सबसे ज़्यादा जो अभी अवेलेबल जो है वो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन ये प्योर स्टेट में अवेलेबल नहीं है। हाइड्रोजन प्योर स्टेट में अवेलेबल नहीं होने के कारण इसका जो एनर्जी के रूप में यूज़ है वो प्रॉपर तरीके से अभी नहीं हो पाया है। लेकिन अगर ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो विंड मिल और इस प्रकार का प्रोसेस है अप्लाई करके इसे S2 और O2 में सेपरेट किया जा सकता है, और S2 को जो ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपको बता दें कि जो S2 है उसमें 3 टाइम्स मोर पावर एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी होती है डीजल फॉसिल फ्यूल्स की तुलना में। तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन का जो कि यूज़ अच्छा है और इस पर जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों चीज़ों को बैलेंस करके एक प्रॉपर तरीके से इसे जनरेट किया जाना चाहिए और यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि जो हमारा जो एनर्जी का यूज़ है वो प्रॉपर हो पाए और कार्बन एमिशन है, CO2 एमिशन है वो बंद हो पाए, जिससे कि इस एनवायरनमेंट में जो अच्छा जो प्रोसेस है वो डेवलप हो जाए, और जो ह्यूमैनिटी है, जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, उस पीढ़ी को हम इस प्रकार का एनवायरनमेंट ना देके जाएं जिसमें कि उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो। ऐसी बात तो इस आर्टिकल में बताया गया है। आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स का जो है डिस्कशन किया गया है, उन पॉइंट्स को हम एक बार देखते हैं, और ये पॉइंट्स जो हैं आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल हैं, तो इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो हमारे द्वारा जो फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो 830 मिलियन टन पर एनम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। दोस्तों देखिएगा, 830 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जो कि ग्लोबल ह्यूमन इंड्यूस ग्लोबल हीट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये इस प्रकार का कार्बन एमिशन, और अभी ये जो
लेटेस्ट जो 195 जो कंट्रीज का अभी डाटा आईपीसीसी में निकल कर आया है, उसमें यही बताया है कि जो एशियन कंट्रीज हैं उन्हें इस ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो इसीलिए जो 26वां यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाली है, जिसे COP26 के नाम से जाना जाएगा, ग्लासगो में यह जो मीटिंग है वो रखी जाएगी नवंबर 1 से 12 तक। और इसी वर्ष यह मीटिंग रखी जाएगी, उसमें इसी प्रकार के एक्शन प्लान्स का डिस्कशन जो है वो किया जाएगा कि किस प्रकार ग्रीन हाउस का जो एमिशन है उसे बंद किया जाए, और क्लाइमेट के जो एडिप्शंस हैं उनको मेजर कर कर ग्रीन एनर्जी की तरफ किस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन है वो हमारे धरती पर सबसे ज़्यादा प्राप्त होने वाला एलिमेंट है, और ये सबसे ज़्यादा उपस्थित ये एलिमेंट है। लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा किसी के साथ में कंबाइंड फॉर्म में रहता है, क्योंकि प्योर फॉर्म पे ये जो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर है उस पर ये स्टेबल नहीं है, और किसी न किसी अदर एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर कर और कंबाइंड जो है वो कंपाउंड बना लेता है। तो इसी वजह से प्योर स्टेट में ये अवेलेबल नहीं है। प्योर स्टेट में इसे अवेलेबल करने के लिए जो लिक्विड हाइड्रोजन के रूप में इसे स्टोर करना होगा, कंप्रेस करके और लिक्विफाई करके, जिसके लिए कि -253 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ये एलपीजी से भी काफ़ी नीचे है। एलपीजी के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो -163 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इसीलिए ये इस प्रकार का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए बड़े लेवल पर, जहाँ की फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का सेटअप डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आएगा, ये एक मेजर कंसर्न है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो एक नोबल कंसेप्ट है जीरो कार्बन एमिशन के लिए, और रिन्यूएबल पावर जो है वो विंड और सोलर पावर से इसे जनरेट किया जा सकता है, जिसमें कि वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। और जो नेचुरल सोर्स हैं उन्हीं के द्वारा अगर इसे जनरेट किया जाएगा तो ही ग्रीन हाइड्रोजन का जो अवेलेबिलिटी है वो हमें हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को अगर हम अवेलेबल कर कर लेते हैं अपने यूज़ के लिए, तो इसमें नेट जीरो एमिशन यूज़ करने के अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और 75 मिलियन पर ईयर जो टन अगर हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाए, तो इससे 284 गीगावाट का जो पावर है वो जनरेट किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि बहुत कम जो अवेलेबिलिटी है वो इसमें हाइड्रोजन की मांगी गई है, लेकिन पावर जो जनरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन है वो काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा है। ये भी एक इसमें प्रॉब्लमेटिक बात है कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, और ग्रीन सोर्स जो है वो एनर्जी का उसमें $1.5 पर किलोग्राम का खर्चा इसमें खर्चा आने की संभावना है, जिसमें जो कि सनशाइन वाले जो हैं, जहाँ पर सूर्य की रोशनी अच्छी प्राप्त होती है और जहाँ पर जो खाली जगह है वो काफ़ी अवेलेबल है। तो इस प्रकार के एरिया में ही इसे कर पाना संभव है, तो इसलिए कॉस्टिंग तो जो है वो इसमें एक मेजर कंसर्न। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन का जो ग्रोइंग रेट है वो 1.1% अभी चल रहा है, और 83 मिलियन से जो पीपल्स हैं वो वर्ल्ड में हर साल जो है नए जन्म लेते हैं। इतने हेड्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बात कही है कि जो 25 से 30% का एनर्जी कंजम्पशन है वो 2040 तक बढ़ने की संभावना है। तो इसीलिए जो नेट जीरो का एमिशन है उसे अचीव करना बहुत ही ज़रूरी है, और ग्लोबल वार्मिंग की जो गाइडलाइन है उन्हें यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमारा टारगेट है इसे लेस अचीव करने का, वो जो टारगेट है वो अचीव किया जा सके। इसके अलावा इंडिया जो एनर्जी कंजम्पशन में इंडिया का 4th प्लेस आता है। सबसे पहले जो चाइना आता है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूरोपियन यूनियन है, इसके बाद में ये इंडिया का नंबर आता है 4th प्लेस पर। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ये बताया है कि 2030 तक जो इंडिया 3rd प्लेस पर आ जाएगा, और यूरोपियन यूनियन को एनर्जी कंजम्पशन में पीछे छोड़ देगा। तो इस प्रकार से ये जो फोरकास्ट है वो आईईए के द्वारा की गई है। तो ऐसी स्थिति में हमें
ग्रीन एनर्जी की तरफ काफ़ी ध्यान देना चाहिए और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। इस प्रकार का सेटअप करना चाहिए कि ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो हम लोग का, जैसे कि सऊदी अरेबिया में इस प्रकार का एक आइडियल लैंड बैंक बनाया जा रहा है अभी। तो उसी को लेकर इसमें चर्चा की गई है। साथ ही ये बताया गया है कि इंडिया के द्वारा भी इस प्रकार के प्लान्स हैं वो और इनिशिएटिव हैं वो किए जा रहे हैं। और जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का रेलवे के द्वारा किया जाएगा, जिसमें नॉर्दर्न रेलवे में 89 किलोमीटर के स्केच पर सोनपत और जिंद के बीच में जो ट्रेन है वो ये चलाई जाएगी। और इसमें डीजल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा, जिससे डीजल के यूज़ से जो 0.72 टन पार्टिकुलेट मैटर है, पीएम मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर, तो उसका एमिशन कम हो पाएगा। और 11.12 किलो टन जो कार्बन है पर एनम इससे लेस जनरेट होगी। तो इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट इंडियन रेलवेज के द्वारा हाल ही में शुरू किया जाएगा। तो इस प्रकार का इनिशिएटिव करना बहुत ही ज़रूरी है और साइंटिफिकली इस चीज़ को हमें टेस्ट करके और यूज़ करके आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो कार्बन फ्री जो एनवायरनमेंट बनाने की बात हम कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की बात हम अपने आगे वाली पीढ़ी को कर रहे हैं, तो उसका जो प्रॉपर रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल पाएगा। तो इस प्रकार जो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किस प्रकार किया जाए और क्या स्थिति अभी वर्ल्ड में इसको लेकर है, उसी के बारे में इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।